नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जेआरएफ होल्डर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल वैलिडिटी के क्या-क्या खतरे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल इनके नाम बता दिए थे, अब ये होते क्या हैं, इनके बारे में आज हम एक-एक करके जानेंगे। सबसे पहले तो जब इंटरनल वैलिडिटी की बात आए तो आप याद रखेंगे कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप की बात होती है। और जब एक्सटर्नल वैलिडिटी कहा जाए तो वहां पर आप चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं। इन दोनों शब्द को आप अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहला जो खतरा होता है हमारा इंटरनल वैलिडिटी में, वो होता है कंफाउंडिंग। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करता है। कंफाउंडिंग एरर्स दैट अकर्स व्हेन द एफर्ट्स of two variables in an experiment cannot be separated, resulting in a confused interpretation of the results. Confounding error तब होता है जब किसी एक्सपेरिमेंट में दो वेरिएबल्स के असर को अलग नहीं किया जा सकता, जिससे नतीजों की व्याख्या में भ्रम होता है। अर्थात आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। अब उसमें से एक जो वेरिएबल्स है वो ठीक है और एक ठीक नहीं है, तो आप दोनों में से अलग करना चाहते हैं। तो जो कंफाउंडिंग होता है वो इस तरह से उसमें भ्रम उत्पन्न कर देता है कि आप उनमें उनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे बल्कि कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफाउंडिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंटेशन। कंफाउंडिंग एक्सपेरिमेंट में वैलिडिटी के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। कंफाउंडिंग यानी कंफ्यूजन। सिलेक्शन बायस, एनी बायस इन एनी सिलेक्टिंग ए ग्रुप कैन अंडरमाइन इंटरनल वैलिडिटी। किसी ग्रुप को चुनने में कोई भी बायस इंटरनल वैलिडिटी को कमजोर कर सकता है। यानी जो आपका सिलेक्शन बायस होता है वो इंटरनल वैलिडिटी को कमजोर करने का काम करता है। अगला है हिस्ट्री। इवेंट्स आउटसाइड द एक्सपेरिमेंट और बिटवीन रिपीटेड मेजर्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स में इन्फ्लुएंस participants' responses, attitudes, and behavior during the process of experiment, like natural disasters, पॉलिटिकल चेंज etc. एक्सपेरिमेंट के बाहर की घटनाएं या डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बार बार माप के बीच की घटनाएं एक्सपेरिमेंट की प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों के रिस्पॉन्स, रवैये और व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। अर्थात अगर आप किसी व्यक्ति पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बार बार वही घटनाएं अगर आप रिपीट करने लगे, वही वेरिएबल्स बार बार मापे जाएं, तो उसका जो रिजल्ट है वो जो हमारा जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो हमारा पार्टिसिपेंट है उसका जो व्यवहार है, उसके रिस्पांस में, रवैये में और व्यवहार को वो उसको प्रभावित कर सकता है। जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, राजनीति बदलाव, ये सारी भी चीजें जो एक्सपेरिमेंट है आपके उसको इफेक्ट कर सकती है। इस स्थिति में ये तय करना असंभव हो जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण हुआ या किसी ऐतिहासिक घटना के कारण। In this condition, it becomes impossible to determine whether change in dependent variable is caused by independent variable or historical event. अगला हम देखेंगे जो कि हमारे इंटरनल वैलिडिटी के लिए खतरा है, वो है इंस्ट्रूमेंट चेंज। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें जो उसका उपकरण है अगर उसको आप बार बार बदल दे रहे हैं तो वो भी इंटरनल वैलिडिटी के लिए खतरा ही माना जाता है। If any instrument is replaced or changed during the process of experiment, then it may affect the internal validity as a alternative explanations are easily available. यदि एक्सपेरिमेंट की प्रक्रिया के दौरान किसी इंस्ट्रूमेंट को बदला जाता है तो यह इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वैकल्पिक स्पष्टीकरण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। रिपीटेड टेस्टिंग, मतलब अगर आप किसी पर रिसर्च करके या फिर किसी पर आप टेस्ट करके कोई चीज़ देखना चाहते हैं और आप बार बार टेस्ट को रिपीट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो भी पार्टिसिपेंट है या तो उसको आंसर्स पहले से लर्न हो जाएंगे। अगर आप पार्टिसिपेंट्स में बी ड्राइवन टू बायस ओनिंग टू रिपीटेड टेस्टिंग, बार बार टेस्टिंग के कारण प्रतिभागियों में पक्षपात हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स में रिमेंबर करेक्ट आंसर और मे बी कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंसेंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट। प्रतिभागी सही उत्तर याद रख सकते हैं या लगातार टेस्ट देने के परिणाम स्वरूप कंडीशन हो सकते हैं। मैंने भी आपको बताया कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट है और अगर वो बार बार उसी सेम टेस्ट को देगा तो उसके जो आंसर्स है उसको लर्न हो जाएंगे और ये भी आपके इंटरनल वैलिडिटी के लिए खतरा माना जाएगा। Moreover, it also causes the possibility of threat to internal validity. इसके अलावा यह इंटरनल वैलिडिटी के खतरे की संभावना भी पैदा करता है। अगला है मैच्योरेशन।
Usually, it happens that subject change during the course of an experiment or between measurements. आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान या मेजरमेंट के बीच सब्जेक्ट बदल दिए जाते हैं. फॉर इंस्टेंस, जैसे उदाहरण के लिए, इन लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज young kids might grow up as a result of their experience, abilities or attitude which are intended to be measured. ऊर्ध्वाधर अध्ययन में यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में छोटे बच्चे अपने अनुभव, काबिलियत या नजरिए के कारण बड़े हो सकते हैं जिन्हें मापा जाना होता है. परमानेंट चेंजेस, परमानेंट जो बदलाव है जैसे शारीरिक विकास, टेम्परेरी बदलाव, थकान, बीमारी, ये इस बात को बदल सकते हैं कि कोई सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा. अर्थात जहाँ से आपने टेस्ट की शुरुआत की थी, जैसे जैसे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं या उनका मानसिक जो विकास है अगर होने लगता है, तो ये भी जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आपके जो इंटरनल वैलिडिटी है उसको इफेक्ट करने लगती हैं. सो रिसर्चर्स में हैव ट्रबल असर्टिंग इफ द डिफरेंस इज कॉज्ड बाय टाइम और अदर वेरिएबल्स. इसीलिए शोधकर्ता को यह पता लगाने में दिक्कत हो सकती है कि यह अंतर समय के कारण है या दूसरे वेरिएबल्स के कारण. अगला है डिफ्यूजन. Diffusion in research occurs when the efforts of an intervention spread from the treatment group to the control group, potentially reducing or eliminating observed differences. रिसर्च में डिफ्यूजन तब होता है जब किसी इंटरवेंशन का असर ट्रीटमेंट ग्रुप से कंट्रोल ग्रुप तक फैल जाता है, जिसे देखे गए अंतर कम हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं. While this might mask the overall impact of the independent variable in specific study, it does not negate the existence of a relationship between the variables or the intervention's actual effect. हालांकि यह किसी खास स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कुल असर को छिपा सकता है, लेकिन यह वेरिएबल्स के बीच संबंध या इंटरवेंशन के असली असर के अस्तित्व को खत्म नहीं करता है. डिफ्यूजन किसी एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी के लिए खतरा है क्योंकि यह ग्रुप्स के बीच आर्टिफिशियल अंतर की कमी पैदा करके इंटरवेंशन के असली असर को अलग करने की क्षमता से समझौता करता है. अगला है मोर्टालिटी. It should be kept in mind that there may be some participants who may have dropped out of the study before its completion. मतलब कि अगर आपने किसी क्लास 6 के विद्यार्थी पर या क्लास 5 के विद्यार्थी पर अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और अब आप उस पर स्टडी करके देखना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से स्टडी करना चाहते हैं कि जब वो बच्चा 6 में जाए तब आप उसके ऊपर रिसर्च करें, टेस्ट करें उसका, फिर उसके बाद वो 7 में जाए, उसके बाद 8 में जाए, उसके बाद 9 में जाए. अगर इस तरह से आप करेंगे तो हो सकता है कि बीच में वो स्कूल को छोड़ करके चला जाए, ड्रॉप आउट हो जाए. तो इस तरह से जो आपका जो रिसर्च है वो मोर्टालिटी की तरफ चला जाएगा. It should be kept in mind that there may be some participants who may have dropped out of the study before its completion. मतलब अभी आपका रिसर्च कंप्लीट भी नहीं हो रहा है और बच्चा अगर पहले से ही विद्यालय छोड़ दे रहा है तो आपका जो रिसर्च है वो मोर्टालिटी की तरफ चला जाएगा. If dropping out of participants leads to relevant bias between groups, alternative explanations are possible that account for the observed differences. अगर प्रतिभागियों की स्टडी छोड़ने से ग्रुप्स के बीच कोई जरूरी बायस होता है तो ऐसे दूसरे स्पष्टीकरण भी हो सकते हैं जो देखे गए अंतर को समझा सकें. अगला है रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान इफ सब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बायस ऑफ एक्सट्रीम स्कोर्स. अगर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्कोर के आधार पर चुना जाता है, अगर सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा स्कोर के आधार पर चुना जाता है, देन देयर आर चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ सच एन एरर. तो ऐसी गलती होने की संभावना होती है. फॉर एग्जांपल, व्हेन सब्जेक्ट विथ मिनिमम मैथमेटिकल एबिलिटीज आर चूजन एट द एंड ऑफ स्टडी, if there is any improvement chances or that it would be due to regression towards the mean and not due to effectiveness of the course. तो स्टडी के आखिर में अगर कोई सुधार होता है तो संभावना यह है कि मीन की ओर रिग्रेशन के कारण होगा, न कि कोर्स की प्रभावशीलता के कारण. हम देखेंगे नाराजगी से जो मनोबल में कमी आती है, यानी जो क्षतिपूर्ति होती है उसके बारे में. देयर विल बी अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट इफ द कंट्रोल ग्रुप्स अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टडी. अगर स्टडी के नतीजे के तौर पर कंट्रोल ग्रुप में बदलाव होता है तो सब्जेक्ट के व्यवहार में भी बदलाव आएगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए, कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स ये दिखाने के लिए ज्यादा मेहनत कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की उम्मीद की गई श्रेष्ठता साबित
ना हो। अगला एक्सपेरिमेंटल बायस, जब जो बायसनेस है वो एक्सपेरिमेंटर की तरफ से आए। एक्सपेरिमेंट करने वाले का जो बायस होता है, जब एक्सपेरिमेंट करने वाले बिना किसी इरादे या हिचकिचाहट के कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट के साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंट के नतीजों पर असर पड़ता है। मतलब कि अगर आप किसी पर एक्सपेरिमेंट करके देखने जा रहे हैं और वो बिना किसी हिचकिचाहट के अगर पहले से ही सारे आंसर्स को सही सही बता रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको वो आंसर्स पहले से पता हो या पहले से ही उन्होंने करके देखा हो, उनके ऊपर टेस्ट करके देखा जा चुका है। तो इस तरह से हमारे रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल बायसनेस आ जाती है। एक्सपेरिमेंटल बायस कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग द एक्सपेरिमेंटर फ्रॉम नोइंग द कंडीशन इन द experiment or its purpose and it by standardizing the procedure as much as possible। एक्सपेरिमेंटल बायस को एक्सपेरिमेंट करने वाले को एक्सपेरिमेंट की स्थिति या उसके मकसद के बारे में जानने से रोककर और प्रोसेस को जितना हो सके स्टैंडर्डाइज करके कम किया जा सकता है। अब ये सारे जो आपने थ्रेड्स पढ़े वो इंटरनल वैलिडिटी के थे। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? Population validity is concerned with the identification of the population to which the result of an experiment can be generalized। Population validity उस population की पहचान से संबंधित है जिस पर किसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे को लागू किया जा सके। मतलब कि अगर आपने कुछ population के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसको सभी population पर जहाँ जितना वहाँ की population है उसको सभी पर अप्लाई किया जा सके, अर्थात आपने जो इतना सैंपल लिया था अगर उसको पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज किया जा सकता है, तो इसे हम लोग एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। जब भी आपके पेपर में एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है इससे प्रश्न बने हैं तो जनरलाइज शब्द जरूर यूज किया गया है। अगला है मैकबर्नी एंड व्हाइट के अनुसार एक्सटर्नल वैलिडिटी कंसर्न वेदर रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च कैन बी जनरलाइज टू अनदर सिचुएशन, डिफरेंट सब्जेक्ट, सेटिंग्स, टाइम्स एंड सो ऑन। एक्सटर्नल वैलिडिटी इस बात से जुड़ी है कि क्या रिसर्च के नतीजों को दूसरी स्थिति, अलग अलग सब्जेक्ट्स, सेटिंग्स, समय वगैरह पर लागू किया जा सकता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी लैक्स फ्रॉम द फैक्ट्स दैट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स often employ small samples collected from a particular geographic location or with idiosyncratic features। एग्जाम्पल्स वॉलेंटियर्स। एक्सटर्नल वैलिडिटी में यह कमी होती है कि इंसानों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में अक्सर एक खास भौगोलिक जगह से या खास विशेषताओं वाले छोटे सैंपल इस्तेमाल किए जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण कि कैन नॉट बी मेड श्योर दैट द कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप और एक्चुअली एप्लीकेबल टू द पीपल इन अदर जियोग्राफिक लोकेशंस और इन द एब्सेंस ऑफ दीज फीचर्स। ये पक्का नहीं किया जा सकता कि कारण प्रभाव और संबंधों के बारे में निकाले गए नतीजे असल में दूसरी भौगोलिक जगहों के लोगों पर या इन विशेषताओं की गैर मौजूदगी में लागू होते हैं। अर्थात अगर आपने उत्तर प्रदेश में के एक जियोग्राफिक लोकेशन में कोई भी एक्सपेरिमेंट के करके देखा तो जरूरी नहीं है कि उसको अभी कोई हरियाणा का पॉपुलेशन है तो आप उसको पूरा उसी तरह से अप्लाई कर पाए। अगला है इकोलॉजिकल वैलिडिटी is concerned with generalizing experimental effects to other environmental conditions। To have ecological validity, a design must provide assurance that the experimental effect is independent of the particular experimental environment। Ecological validity experimental प्रभावों को दूसरे पर्यावरणीय स्थितियों पर लागू करने से संबंधित है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी के लिए एक डिजाइन को यह आश्वासन देना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल खास प्रभाव खास एक्सपेरिमेंटल माहौल से स्वतंत्र हो। अगला है कुछ जिस तरह से आपने खतरे पड़े थे इंटरनल वैलिडिटी के, उसी तरह कुछ एक्सटर्नल वैलिडिटी से जुड़े हुए भी हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड, ट्रीटमेंट, इंट्रक्शन, देन सिचुएशंस, देन प्री टेस्ट इफेक्ट्स, पोस्ट टेस्ट इफेक्ट्स, रोजेंथेल यानी पिगमेंटेशन इफेक्ट। अब इन सारे इफेक्ट्स के बारे में हमें एक एक करके जानना होगा। इन सारे वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेड्स के बारे में आपको एक एक करके जानना होगा, क्योंकि प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, इन सारी चीज़ों से डायरेक्ट प्रश्न बने हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ सबसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। इसीलिए इस स्लाइड्स को आप कोई भी ऐसा स्लाइड नहीं होगा जिनको आप स्किप करके आगे बढ़ सकें, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिए गए हैं वो वही दिए गए हैं जहाँ से कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने थे या आने वाली परीक्षाओं में भी आपके वहीं से प्रश्न लगभग बनने की संभावनाएं हैं।
How one may go wrong in making generalizations is one of the major threats to external validity. सामान्यकरण करने में कोई कैसे गलती कर सकता है, यह एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए बड़ा खतरा है। यूजुअली जनरलाइजेशंस आर लिमिटेड व्हेन द कॉज, आमतौर पर सामान्यकरण तब सीमित हो जाते हैं जब कारण, जैसे कि स्वतंत्र चर जो आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज डिपेंडेंट अपॉन अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। एज अ रिजल्ट ऑल द थ्रेड्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी इंटरेक्ट विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब फिर क्या होता है, बाहरी वैलिडिटी के सभी खतरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंटरेक्शन। एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंटरेक्शन में द सैंपल माइट हैव सम फीचर्स दैट में इंटरेक्ट विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉजिंग टू लिमिट जनरलाइजेबिलिटी। सैंपल में कुछ ऐसी विशेषताएं हो सकती हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। देखिए तीन प्रकार के आपके वेरिएबल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्लास में बताया था। एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है आपका इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक आपका होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर आपको जो मुख्यतः देखना है वो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें आप छेड़खानी करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिस पर आप असर देखते हैं। अर्थात अगर आपकी क्लास में एक टीचर आता है और टीचर काफी क्रोधित होकर के पढ़ा रहा है, तो टीचर जो हो जाएंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, और उसका क्या असर पड़ रहा है वो आप बच्चों पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हो जाएंगे वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह रिसर्च यूनिट में देखेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनमें आप सुधार कर सकते हैं, या उनमें आप ऊपर नीचे करके बदलाव कर सकते हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। अर्थात आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। आपको जो करना है वो आप डिपेंडेंट वेरिएबल में करेंगे, जिसका असर आपको देखने को मिलेगा डिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत। तो अगर आप वैलिडिटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में जानना चाहिए। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको आप बदलाव कर सकें, जिन चीजों में हम परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें ही हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं।